हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका अभी अपकमिंग एग्जाम है यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चर। उसके लिए एक यूनिट हमने सेलेक्ट की है क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स के सभी वो क्वेश्चन लिए हैं कि ताकि आपके लगभग लगभग जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें कवर हो जाए। और एडिशनली हम लोगों ने जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है 2021 में उसके क्वेश्चन भी लिए हैं। इसके पीछे उन क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य ये है कि ताकि आप ये एनालिसिस कर सको कि जो लास्ट टाइम है वो किन किन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन चुका है और किस लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आप जो आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए जो भी क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा उसको कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द लैग्रेंजियन एल इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम द हैमिल्टोनियन एच इज। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, साथ में जो उसमें एडिशनल कोई कॉन्सेप्ट कवर होगा, कोई फॉर्मूला कवर होगा, तो वो भी मैं यहाँ पर नोट करवा दूंगा। आप साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना बने, तो जो इसमें एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला है वो आप जरूर से नोट कर लें, तो हो सकता है कि वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो चलिए जरा देखिए, आप लोग जानते हो कि हैमिल्टोनियन और जो लैग्रेंजियन में है उनमें क्या रिलेशन है। तो एच इज इक्वल्स टू समीशन ओवर आई पी आई जनरलाइज मोमेंटम, क्यू आई डॉट जनरलाइज वेलोसिटी एंड एल लैग्रेंजियन, राइट। ये रिलेशन है। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या रिलेशन मिलता है? टाइम डेरिवेटिव देता है डी एच ओवर डी टी माइनस डेल एल ओवर डेल टी। दोनों आपको ध्यान होने चाहिए, दोनों आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन है ना वो इस पर बना हुआ है। अब आप देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि जो लैग्रेंजियन है वो अ, जो टाइम का जो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, तो डेल एल ओवर डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब जो डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। का मतलब जो एच है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज द काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, यही होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जो v है वो क्या बन जाएगा? ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी मास। ये क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg आप लोग रख लें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलता है 5.9। आप कैलकुलेट करके देख लें जाए, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू आप देखोगे ना तो इनमें नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट तब क्या रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन? देखिए, एच वो क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टी काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट करता है। तो आप जरा देखिए, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो सिर्फ काइनेटिक काइनेटिक नहीं करता। टी मतलब यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ना, और वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? तो क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? नहीं, तो ये तो नहीं है। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? नहीं है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नहीं कहा गया, कहा गया टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मींस टी प्लस वी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्या है? चलो डी को भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना तो ये लैग्रेंजियन होता है, फिर तो हम लैग्रेंजियन फंक्शन बोलते हैं, राइट। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा इन जनरल यही क्वेश्चन, मान लो अगर ऐसा ही लिखा गया है कि हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट द, तो हमने कहा कि जो हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट करेगा वो हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेकिन देखो, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी की इक्वल कब होता है? अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में देखोगे, ये तभी होता है जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना, जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आपके पास कंडीशन गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टिक कर दें डायरेक्ट। और जो कंडीशन है वो क्या है कि जो आपके पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपके पास V है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है तो फिर आपका
जो हैमिल्टोनियन है, जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, वही हैमिल्टोनियन के इक्वल होता है। जो हैमिल्टोनियन है टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है, तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर कंडीशन के साथ देता है, मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। कौन सी क्वांटिटी है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट, मतलब जो वेरी ना करती हो, राइट। तो पहले मैं एक तरफ से सारे बता देता हूं आपको। जैसे लेंथ इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करता। मास इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्सेलरेशन इनवेरिएंट, तो ये तो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब यहां पर जो दे रखा है उसके हिसाब से देख रहे हैं। वेरी कौन सी क्वांटिटी करती है? वेलोसिटी वेरी करती है। आपने देखा होगा कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और क्योंकि वहां वेलोसिटी होता है, क्या मिलता है रिलेशन? वी एक्स प्राइम, कंपोनेंट वाइज लिख रहे हैं, वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। अगर आपका इनर्शियल फ्रेम कहाँ चल रहा है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, समझ में आ रही है बात। मतलब एस फ्रेम जो है, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एस प्राइम फ्रेम एक्स के डायरेक्शन में, तो हम लोग यानी वी एक्स, इसलिए एक्स कंपोनेंट में चेंज आता है, राइट। तो जो वी एक्स प्राइम है वो वी एक्स माइनस, इसी वेलोसिटी चेंज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इसी की वजह से आपको क्या करना पड़ता है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट देखते हो, तो जो पोस्टुलेट है ना STR का, सेकंड पोस्टुलेट, कि जो C है वो आपके पास क्या है, अल्टीमेट स्पीड है ना, की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और वही जो है वो आपका किसी भी फ्रेम में हो वो C ही होगा। तो क्योंकि ये जब ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये चेंज करता है, मतलब उस पोस्टुलेट का क्या करता है, वायलेशन करता है, STR के सेकंड पोस्टुलेट का। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि यही वेलोसिटी है जो इसमें वेरी करती है, अदरवाइज लेंथ मास एक्सेलरेशन इसमें वेरी नहीं करते, राइट। और क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज करता था, STR के सेकंड पोस्टुलेट का वायलेशन होता है, इसीलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। फिर हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, राइट। तो ये तो इन जनरल आपको पता ही होगा। तो फोर्स, अच्छा फोर्स में देख लेते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कह रहे हो कि जो फोर्स है, मास है, वो इनवेरिएंट है, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट। पूछा इनवेरिएंट है तो फोर्स करेक्ट आंसर है। वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो वेरी करती है, राइट। और मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम ले लीजिएगा, तो P इज इक्वल टू M इंटू V। तो V चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी वेरी करेगा। स्पेस कोऑर्डिनेट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, तो ये भी नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। में से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? ये भी STR का क्वेश्चन है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, तो करेक्ट है। नॉट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, तो मतलब इसमें सभी चीजें दे रखी हैं आपके पास, ठीक है ना। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0 करेक्ट है। नॉट जो होगा उसको हम लोग, मतलब ऑप्शन वो करेक्ट होगा जो, है ना, तो थोड़ा नॉट का ध्यान रखें। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल। यस, होता ही है भाई, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, ओके, ये भी करेक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। हाँ, ये स्टेट ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करता। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नहीं डिपेंड करता कि मतलब वो रेस्ट में, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या यूनिफॉर्म है, राइट। तो ये पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी तो करेक्ट है। टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन अनदर फ्रेम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये गड़बड़ है। जब आप लोगों ने STR पढ़ा होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसका पहला ही कॉन्सिक्वेंसेज है साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट। साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट क्या कहता है? साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट का मतलब है कि अगर एक फ्रेम, S फ्रेम में दो इवेंट साइमल्टेनियस हो रहे हैं, साइमल्टेनियस में T1 इज इक्वल टू T2, मान लो ये S फ्रेम है और इसमें दो इवेंट्स जो है, इवेंट्स का मतलब होता है समथिंग हैपनिंग, राइट। तो मतलब मान लो एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे ये T1 है और ये T2 है, और आपका जो T1 है वो T2 के इक्वल है, मतलब ये साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं।
और एक फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम है और इसके रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म, क्योंकि जो भी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम यूनिफॉर्म क्या चल रहे होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होंगे, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। मतलब उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, राइट। और इसीलिए हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ना, एसटीआर में जो एस है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्पेशल वर्ड इसीलिए यूज होता है क्योंकि जो भी हम लोग डील कर रहे होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में डील कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट कहता है कि लेट सपोज ये इवेंट, अब देखो ये एक्स एक्सेस में है, तो मान लो ये एक्स है, एक्स प्राइम है और ये एक्स है, और एक्स मतलब अलोंग द एक्स एक्सेस ही मूव कर रहा है और उसी में इवेंट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी अगर इन इवेंट को देखा जाए, ये जो मूविंग फ्रेम है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर मान लो टाइम t1 प्राइम है, तो यहाँ पर t2 प्राइम है, तो जो t1 प्राइम है वो t2 प्राइम के इक्वल नहीं होगा, मतलब वो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होते। यही साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट है, यही कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिलेटिविटी है, राइट। तो इसका मतलब एक फ्रेम में जहां इवेंट साइमल्टेनियस है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम जो कहां चल रहा हो, जहां जैसे इवेंट हो रहा हो उसके अलोंग, सी एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, तो उसमें वो इवेंट फिर साइमल्टेनियस नहीं होते हैं। पर इसने क्या कहा है, उसने कहा कि टू इवेंट आर द साइमल्टेनियस इन अनदर फ्रेम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ऐसा नहीं होता, अगर एक में क्या है साइमल्टेनियस है तो दूसरे में साइमल्टेनियस नहीं होते, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। एक बात खास है कि अगर बाय द इवेंट अगर एक्स एक्सेस में हो रहे हो तो जो फ्रेम है वो भी एक्स में मूव कर रहा हो, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, राइट। क्लियर है। तो कौन सा होगा, अगर हम साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट को देखें तो ये करेक्ट है, मतलब क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैकोबी आइडेंटिटी फॉर द पॉइजन ब्रैकेट, ये पॉइजन ब्रैकेट है, हालांकि जो अब देखो जब वो लिख देता है ना पॉइजन ब्रैकेट, हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट को क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट से पॉइजन ब्रैकेट को ऐसा दिखाते हैं, लेकिन उसने कह दिया कि पॉइजन ब्रैकेट है तो कोई बात नहीं। चाहे वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कम्यूटेटर ब्रैकेट और पॉइजन ब्रैकेट में रिलेशन देखते हो तो यही आता है ना, बोलो कि मतलब ये कम्यूटेटर ब्रैकेट और आइटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइजन ब्रैकेट, ये पॉइजन ब्रैकेट है, पॉइजन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आइटा एच से, कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ, ये कम्यूटेटर है, पर इसने पता क्या कर दिया कि पॉइजन का वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम पॉइजन के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या जैकोबी आइडेंटिटी क्या कहता है, जैकोबी आइडेंटिटी कहता है कि आप देखो ए बी सी, राइट, फिर आप इसको बी से स्टार्ट करो तो बी, फिर सी ए, फिर प्लस आप सी ए बी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग इसके जगह ये पॉइजन, ये इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड जैकोबी आइडेंटिटी। आप ऐसा करें ना कि एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल लें, ऐसा यहाँ ए लिखें, यहाँ बी लिखें और सी लिखें, ठीक है। तो पहले ए से स्टार्ट करें तो ए बी सी, देन बी से तो बी सी ए, फिर सी से तो सी ए बी, ऐसे ही ये इसी फॉर्मेट में ये होंगे भी, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा देखिए अगर हम यहाँ पर ए, यहाँ पर एक ये x है, बी y है और c आपके पास h, तो फिर अब देखो अब इसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, तो b का मतलब है y, c का मतलब है h, a यहाँ पर x, फिर c है आपके पास h, a है आपके पास x और b है आपके पास y, ठीक है ना। ऐसा या आप ऐसे कर लें, यहाँ पर आपने x रखा, फिर यहाँ पर आप y रख दो, एंटी क्लॉक में जैसे रख रहे थे, राइट, ऐसे कि भाई यहाँ पर आपने क्या रख दिया x, फिर आपने रख दिया y, फिर आपने रख दिया h, ठीक है। तो पहला वाला हो जाएगा x y h, फिर होगा y h x, फिर होना चाहिए h x y, तो h x y, ठीक है ना। तो ये मतलब इस फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है, तो ये जैकोबी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये बदलता है एक्स वाई या किसी उसमें, तो उसके हिसाब से रख के हम लोग करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये है जैकोबी आइडेंटिटी और इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए,
Lagrangian for the charged particle in an electromagnetic field is given by, देखो मान लो एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो किसी EM फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करता है। एक्चुअली क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग FM वहीं से हम लोग डराइव भी करते हैं, तो अब डराइव यहाँ पे करेंगे नहीं, पर Q V क्रॉस B तो हमें V चाहिए होता है ना, कोई मैग्नेटिक फोर्स जब उसमें देखते हैं। तो मान लो कि कोई भी एक क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से किसी EM फील्ड में एंटर कर रहा है, समझना, ठीक है, EM फील्ड में एंटर कर रहा है। और अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें क्या होगा, एक स्केलर पोटेंशियल, तो हम लोगों ने कहा कि जो फाई है वो स्केलर पोटेंशियल है, तो जो फाई है वो आपका स्केलर पोटेंशियल है, और जो A है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो एक स्केलर पोटेंशियल है, एक वेक्टर पोटेंशियल, राइट। तो अगर हम पोटेंशियल देखें, अब अगर हमें पोटेंशियल चाहिए इसके लिए तो क्या बनेगा, V इज इक्वल क्यू फाई माइनस ए, या पहले क्यू ए डॉट, ये इंटरेक्शन की वजह से आता है, तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू फाई क्यू ए डॉट बी, ये आपको, इसे आप ध्यान रखेंगे, राइट, ये आपको मतलब याद होना चाहिए, दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है। अब जरा देखें, ये पोटेंशियल होता है। अब अगर हम लैग्रेंजियन लिखें, नाउ लैग्रेंजियन पूछा गया, तो नाउ लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन क्या होता है, T माइनस वी, टी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल आपके पास दे रखा है, तो पोटेंशियल में क्या बनेगा, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस क्यू फाई, और ये प्लस हो जाएगा क्यू ए डॉट, जहाँ पर ए आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, बी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो भी मतलब चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये आपके पास आ गया लैग्रेंजियन। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, आप देखोगे Q बाई सी है। जब पोटेंशियल को देखिए, ये जो है ना, ये MKS में है, दरअसल ये MKS यूनिट में है, ठीक है। जब इसको CGS यूनिट में ले जाते हैं तो ये बनता है हाफ m v स्क्वायर माइनस क्यू फाई, अदरवाइज कुछ नहीं, 1/c फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, Q को आप 1/c फैक्टर कर लें, या तो ये किया गया क्यू सी ए डॉट बी, ये CGS में है, ठीक है। तो जनरली ये इसमें भी पूछा गया कि एग्जाम में, और इसमें भी आप देख रहे हो कि इसमें भी पूछा गया है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो माइनस देन प्लस, सो माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, ये नहीं होना, माइनस प्लस, यहाँ माइनस 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 प्लस, तो हाफ m v स्क्वायर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनको आप लोग नोट भी करते हैं साथ साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ क्यूब हैज द साइड L नॉट व्हेन एट रेस्ट if the cube moves with the velocity parallel to its one edge, then its volume become, देखो जो आप लोगों ने जो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े ना रिलेटिविटी के, उसमें पढ़ा होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर आपने एरिया कॉन्ट्रैक्शन देखा होगा, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखा होगा। जब आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो मान लो अगर ये लेंथ L नॉट है, उस समय हम लोग देखते हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपको मिलता है, वो इसके पैरेलल होना चाहिए, लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। जब हम लोग किसका करते हैं, एरिया का करते हैं, और क्यूब का करते हैं, वॉल्यूम का करते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं, एरिया के समय हम पैरेलल टू प्लेन देखते हैं, और जब हम वॉल्यूम के टाइम देखते हैं तो वॉल्यूम में कोई भी आप लोग ले सकते हो, राइट, कुछ भी दे रखा। जैसे इस केस में आपके पास लेंथ में थोड़ा ध्यान रखना होगा, और एरिया में भी ध्यान रखना होता है कि वो पैरेलल टू द प्लेन हो, ऐसे ना हो कि मान लो प्लेन ही है और वो ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि जो प्लेन भी बनेगा ना वो क्या है, मतलब ऐसे कुछ लेंथ से मिलकर बना है। अगर आप परपेंडिकुलर जैसे इसके परपेंडिकुलर कर दोगे ना तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ डिटेल, जो एडिशनल डिटेल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करते वक्त, राइट। तो अगर एरिया भी अगर ऐसा दे रखा है ना तो उसमें फिर दिक्कत है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। पर अगर वो प्लेन पैरेलल है तो कैसे भी है फिर, राइट। तो फिर आप क्या करते हो, जैसे लेंथ के केस में हम लोग L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर। तो यहाँ पैरेलल, ये जो v होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है, पर पैरेलल मतलब पैरेलल टू द लेंथ। v इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ना भाई। अगर किसके रिस्पेक्ट में आप उसका कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उस वो वाली वेलोसिटी आपको चाहिए, उसके रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। अगर आप एरिया की बात करोगे तो a इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v भी पैरेलल है, तो पैरेलल टू द प्लेन चाहिए, प्लेन है उसके पैरेलल हो वेलोसिटी, ठीक है। अब जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v देखो 3 डायमेंशन इमेज है, तो v आपका कोई भी आप उसमें ले सकते हो, बस आपको v गिवन होना चाहिए। जैसा इसमें अभी क्या दे रखा है, 1 एज दे रखा है ना, कि क्या करा, v जो वेलोसिटी है v पैरेलल टू इट्स 1 एज, तब पूछ रहा है कि 1 एज के पैरेलल है, तो आप v 3 डायमेंशन में वो कैसे भी दे रखा हो, आप सीधे v को, बस आपके पास v रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, v आपके पास ये आपके पास क्या होता है, जो मतलब अपेरेंट होता है और ये एक्चुअल होता है। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा भाई, पहले कितना था, कितना साइड था, एल नॉट साइड था। तो एल नॉट मतलब जो वॉल्यूम बनेगा वो एल नॉट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में है। अगर वी नॉट होता तो हम उसके फॉर्म में कर देते। 1 माइनस वी रिलेटिव आपको दे ही रखा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और रूट मतलब 1/2, इसको आप लोग ऐसे लिख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। बस तो आप लोग जो ये रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है ना, क्योंकि इसके इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका ध्यान रखें कि जब आपके पास क्या होगा, लेंथ होगा, तो आपको पैरेलल टू द लेंथ ही चाहिए, वही वेलोसिटी चाहिए, वही रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास एरिया होगा तो आप क्या ले लें, वो पैरेलल टू द प्लेन ले लें, क्लियर है। अब जब वॉल्यूम है तब आपके पास v बस रिलेटिव वेलोसिटी है, तो आपको उसमें पैरेलल और उसके चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन ब्रैकेट इज नॉन वेनिसिंग। और देखिए एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखो नॉन वेनिसिंग पॉइजन ब्रैकेट, तो पॉइजन ब्रैकेट आपको पता है, एक पॉइजन ब्रैकेट आप देखो, दिस इज क्यू आई, क्योंकि पोजीशन आपको चाहिए यहाँ पर, और एक मोमेंटम, राइट, क्यू आई पी आई, या क्यू आई पी जे कर दो आप इसको, पी जे, क्यू आई पी जे, ये होता क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, आई जे इज इक्वल टू या तो 0 होगा या 1 होगा, राइट। जब जीरो कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू, जब आई इज इक्वल टू जे होगा तब ये 1। तो जब आपके पास आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा तो उस समय तो वेनिस कर जाएगा, तो हो जाना है। पर जब वो आई इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू जे है, तब उसकी वैल्यू 1 है। तो मतलब क्यू आई पीजे, क्यू आई पीजे ये है आपके पास, और इसकी वैल्यू 1 है, और 1 है कब, इफ आई इज इक्वल टू, तब ये नॉन वेनिसिंग होगा। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो देखिएगा जरा, क्यू आई चाहिए और पी जे, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो ये होगा नॉन वेनिसिंग में, ये है क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू 1 है। पर ध्यान रखना, इसी को कहते हैं फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, राइट, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है, ध्यान रखना, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे भी देता, तब भी ऐसा भी पूछ सकता है, राइट। इसने नॉन वेनिसिंग पूछा, वेनिस कब करेगा, जब आई जी को ये होगा। फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, जब ये 1 है, राइट। चलिए, द फेज स्पेसेस, फेज स्पेसेस, फेज स्पेस क्या होता है, देखो जब आपके पास फेज स्पेस है, पोजीशन स्पेस, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, ये कहलाता फेज स्पेस। पोजीशन स्पेस मतलब मान लो एक्स वाई जेड, आप तो इनकेस अगर एक्स ऐसे ले रहा हूं मैं, तो पी एक्स, सॉरी एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम स्पेस पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अगर आप देखो, अगर हमारे पास पोजीशन स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 3 है, एक्स वाई जेड, तो अगर फेज स्पेस की बात करें तो ट्वाइस हो जाता है। मतलब अगर आप पोजीशन स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बता रहे हो, एफ बता रहे हो, राइट। तो फेज स्पेस में कितना हो जाएगा, 2f, क्योंकि जितने पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी होंगे,
क्योंकि फेज स्पेस का मतलब पोजीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन पोजीशन स्पेस इज एफ, देन फेज स्पेस तो 2f ट्वाइस हो जाता है। जैसे अब इस केस में n पार्टिकल के लिए ले रखा है क्योंकि 6n 3n इस ऑप्शन में है, तो 4n पार्टिकल n पार्टिकल सिस्टम है, राइट राइट, n पार्टिकल। तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भाई, 3n हो जाएगा ना यहाँ पर, बोलो। तो फिर फेज स्पेस में कितना होगी, तो स्पेस मतलब ये तो एक ही स्पेस में होगा, ये तो पोजीशन स्पेस में है। तो अगर फेज स्पेस में इसको देखें, अगर फेज स्पेस को अगर मतलब अगर ये 3n से हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो फेज स्पेस को किससे करेंगे, 6n से नहीं कर देंगे, बोलो। तो जो फेज स्पेस है वो क्या है, ओ सॉरी 6n डायमेंशन, 6n डायमेंशनल स्पेस है। तो 3n पोजीशन और 3 आपका कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम। तो जो फेज स्पेस है पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस है। अच्छा थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे मोमेंटम स्पेस भाई इंडिविजुअल तो आपको पता लग ही गया, राइट, के बारे में आपको पता लग गया। 3n भी आपको पता है कि n पार्टिकल सिस्टम के लिए बोल रहे हैं हम लोग। अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो हम लोग बोलेंगे कि n हमने पार्टिकल सिस्टम ले लिया तो हम बोलेंगे भाई ये 3n डायमेंशनल स्पेस है, राइट। और 6n डायमेंशनल स्पेस फेज स्पेस होता है। एक आता है इसमें मिन्काउस्की स्पेस। मिन्काउस्की स्पेस पता क्या होता है, आप लोग देखोगे जब अब ये 4 डायमेंशन है, पहले एक समझ लें, स्पेस प्लस टाइम, स्पेस प्लस टाइम, रिलेटिविटी में हम लोग इसको पढ़ते हैं स्पेस प्लस टाइम। तो स्पेस प्लस टाइम मीन्स 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन स्पेस है। और आप लोगों ने कभी सुना होगा रिलेटिव स्पेस टाइम इनवेरिएंट, सॉरी स्पेस टाइम इंटरवल, स्पेस टाइम इंटरवल जो कि इनवेरिएंट होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। STR में आप लोगों ने इसको कवर किया होगा। तो स्पेस टाइम इंटरवल जो है इसी को हम लोग मिन्काउस्की स्पेस कहते हैं। तो ये 4 डायमेंशन स्पेस है जिसमें 3 डायमेंशन तो स्पेस का XYZ मान लो, एक प्लस टाइम भी होता है, अरे ठीक है ना। तो ये मिन्काउस्की स्पेस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम। देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन पूछी गई है, राइट। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, देखो d/dt del L ओवर del QI डॉट, जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है, ठीक है ना, माइनस del L ओवर del QI इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम 0 कह रहे हैं तो ये किसके लिए है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अब मैं अगर नॉन कंजर्वेटिव पूछता है तो d ओवर, तो यहां पर हो जाएगा del L ओवर del QI डॉट माइनस del L ओवर del QI इज इक्वल टू यहाँ पर QI कर दो, क्या को बोलते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है। इसी से जब हम डराइव करते हैं तो ये आता है आपके पास यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, राइट, कॉल्ड यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, लैग्रेंज इक्वेशन है। तो जो भी ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, d/dt del L ओवर del QI डॉट QI होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन इधर उधर हैं भाई, आप इनको करेक्ट कर लें जो भी फिर इस पे मैच करेगा। तो ये आपका तब है जब आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, और ये फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, राइट। क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए पूछा गया है तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए अगर पूछा जाता तो ये आपका अभी जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन Q P, Q दे रखा है, P दे रखा है, राइट, इज कैनोनिकल। देखो कैनोनिकल कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा हो वो कैनोनिकल हो, उसकी कंडीशन क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पॉइजन ब्रैकेट QP, देखो ये है कैपिटल Q कैपिटल P, इसको बोलते हैं न्यू कोऑर्डिनेट। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो न्यू कोऑर्डिनेट में हम लोग चेंज, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड P, ये 1 होता है। उल्टा भी आप कर सकते हो कि दिस इज ओल्ड कोऑर्डिनेट
और आप क्या करो, पॉइजन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट, राइट। तो जब आप उसका पॉइजन ब्रैकेट करोगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। पॉइजन ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। अगर 1 आ गया इसका मतलब वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बता रहे हैं उसको खुद कि आप ए और बी की वैल्यू बताओ, ताकि ये जो जो आपने यहाँ न्यू कोऑर्डिनेट रखे हैं क्यू एंड पी, ये कैनोनिकल मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ रिलेशन है ना क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये सीटी है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अगर सीटी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सीटी की कंडीशन ही ये होती है, ऑल्ड सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ऑल्ड या ऑल्ड कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट टू न्यू, उसका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, कंडीशन है। अब आपको कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन में देखिए, लेट्स सपोज अब हम लोग इसका पॉइजन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनता है, जैसे डेल क्यू डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, फिर आ जाएगा डेल पी और आपके पास स्मॉल पी माइनस फिर डेल क्यू, फिर ये चेंज कर दो, अभी क्यू पी कर दिया, अब इधर डेल पी कर दो और इधर फिर से और इसको क्यू कर दो और ये वैल्यू 1 के इक्वल रखो। ये जो अभी आपने पॉइजन ब्रैकेट है इसको आपने ओपन कर दिया, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो क्या बनेगा दे रहा, देखिए डेल क्यू, क्यू आपको दे रखा है और स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और ये जो है कॉस बी पी, क्योंकि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी पी जो है आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा अल्फा, अल्फा या ए दे रखा है, सो ए। ये क्वेश्चन आपके इस बार जो अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, लेकिन उसमें शायद से ट्वाइस नहीं था, कुछ वैल्यू एम और एन में था और शायद ट्वाइस नहीं क्यू और वो है, राइट। आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है ये है ए, ये बनेगा 2q, दिस इज a माइनस 1, और फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक और आ जाएगा, राइट। और cos bp एज इट इज bp। अब आप p को करो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, तो ये तो क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2q a एज इट इज cos bp, तो cos bp का क्या बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी साइन bp का क्या बनेगा, cos bp और b आपके पास ये, फिर माइनस 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 आपके पास डेल क्यू ओवर, आपके पास होगा डेल क्यू ओवर डेल पी, तो क्यू का पी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास एज इट इज आएगा 2q a, और आप कर रहे हो क्यू को पी के रिस्पेक्ट, तो कॉस क्या बना देगा, साइन बी पी पर माइनस साइन के साथ, तो माइनस इधर प्लस कर देगा और बी अलग से यहाँ ये आ जाएगा, क्योंकि कॉस का साइन बनेगा माइनस में, राइट। और फिर आप इसको कर लो, तो डेल पी ओवर डेल क्यू, तो डेल पी ओवर डेल क्यू, अब ये अभी क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये कॉमन ले लोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि डेल पी ओवर डेल क्यू, तो क्या बन जाएगा ये फिर से वही कि 2q ये आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा a माइनस 1 एंड 2, और a एज इट इज, तो ये आ जाएगा साइन बी पी, ठीक है, साइन बी पी। तो अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो ये देखेंगे कि ये बन जाएगा 2a, राइट, और 2a आपके पास आ जाएगा, b भी आपके पास, तो 2ab ये बनेगा cos cos, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर bp, ठीक है। और ये है 2q, राइट, पहले इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा 2q और ये आ जाएगा a, और फिर ये बन जाएगा 2a माइनस 1, और अब बनेगा cos स्क्वायर bp। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये 2q a माइनस, तो ये ट्वाइस a बन जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, राइट, ट्वाइस a भी यहाँ भी आएगा, फिर ये तो कॉमन आ गया, फिर आपके पास क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर bp, ये वैल्यू आपके पास बची। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया,
और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। भाई ये 1 के इक्वल तो है ही ना, या 1 के इक्वल, क्योंकि वो कंडीशन ही है। तो ये 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 2ab इज इक्वल्स टू 2ab और 2q, और ये है ट्वाइस a माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, जब आप यहां पर देखोगे तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। 1 तभी आएगा जब ये 0 होगा, क्योंकि देखो ये कंडीशन तय है कि इसकी वैल्यू ए बी कुछ हो, 1 हो सकता है, कुछ कुछ अलग अलग वैल्यू, पर इसकी पावर को तो 0 होना पड़ेगा तब जाके ये 1 बनेगा। इधर 1 चाहिए, तो इसके मतलब ये 1 हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ से ले रहे हैं कि भाई 2a इज इक्व टू 2a माइनस 1 तो 0 होना चाहिए, तभी तो ये 1 के इक्वल आएगा। अरे ठीक है, तो 2a इज इक्व टू दिस 1, तो अगर आपके पास सॉरी ये 0 के इक्वल होना चाहिए, 2a माइनस 1 ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से जो a मिला आपको कितना मिल गया? 1/2। अब a की वैल्यू तो मिल गई 1/2। अब a देखो ये तो आपके पास 0 हो गया, अब इसको ये है आपके पास ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी, अब ये भी आपके पास 1 होना चाहिए, इसके 0 होने से ये 1 हो रहा है, ट्वाइस ए बी को 1 होना चाहिए। a की वैल्यू आपके पास आपने कहा 1/2 है, 2 से 2 करें तो b कितना आना चाहिए? 1। बात हो गया, a इज इक्व टू आपका 1/2 हो एंड b इज इक्व टू आपके पास 1 हो, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? a 1/2 हो और b आपके पास a 1/2 है, b 1, a 1/2 एंड b 1, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर द सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसके लिए लैग्रेंजियन फंक्शन ही इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है, राइट, वो भी थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन ना हो। देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर जो आर है ये आपके पास एल हो रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या है? आर एंड थीटा। तो लैग्रेंजियन क्या बनेगा? अगर वो लैग्रेंजियन फंक्शन भी पूछ रहा है तो लैग्रेंजियन विल बी, क्या होगा लैग्रेंजियन? बोलो। लैग्रेंजियन विल बी हाफ एम, पहले आर डॉट स्क्वायर लिख लो, फिर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। भाई लैग्रेंजियन क्या बनता? काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दो ना, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, फिर बनेगा आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अरे ठीक है, प्लेन पोलर तो है, तो ये बन गया। अब आर डॉट, क्योंकि आर डॉट की वैल्यू क्या है? आर डॉट जो आर है वो तो फिक्स है ना, यहाँ पर आर एल है तो लेंथ तो फिक्स होगा, तो उसका आर डॉट मतलब जब जब हम आर डॉट लिख रहे हैं ना, तो आर डॉट का मतलब डी आर ओवर डी टी। तो डी आर ओवर डी टी क्या होगा अगर आर आपके पास फिक्स है? तो अगर आर आपके पास एल है तो आर डॉट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ट्वाइस एम आर डॉट 0, तो आर और आर के जगह एल, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल देखो, अभी हम जब आपको कुछ गिवन नहीं होता है ना, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखें, जैसे रेफरेंस अभी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर ले, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 यहाँ मान रहे हैं, जहाँ से ये सस्पेंशन पॉइंट जो है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब यहाँ पर देखो ये है इतना एम जी एच ही तो होगा, तो ये एच कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये होगा एल कॉस थीटा। तो अगर हम लोग लिखें तो ये लिखते हैं एम जी एच, और एम जी एच यहाँ से नीचे की तरफ तो माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा। भाई अगर ये है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप नीचे की तरफ लिख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी 0 ऊपर माना हुआ है, 0 नीचे माना हुआ तो पॉजिटिव, ऊपर माना हुआ तो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आप क्या लोगे? फिर नेगेटिव साइन ले लोगे एम जी एच। तो कितना बनेगा? एम जी एल कॉस थीटा, एम जी एल कॉस थीटा। तो लैग्रेंजियन क्या मिलेगा पहले, क्योंकि आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी पहले लैग्रेंजियन आपको लिखना पड़ेगा। सो लैग्रेंजियन फंक्शन, ठीक है ना, फॉर सिंपल पेंडुलम, जैसे टी माइनस बी काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास क्या बन गया? हाफ एम एल स्क्वायर्ड थीटा डॉट, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा। ये तो लैग्रेंजियन आ गया, दिस इज द लैग्रेंजियन। अब एक्चुअली अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो लैग्रेंजियन फंक्शन लिखा है तो ये है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले ऑप्शंस हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा उसको निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बनता है डी ओवर डी टी। अब देखो इसमें दो इक्वेशन, थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा क्योंकि आर तो इसमें एल हो गया, फिक्स हो गया, तो थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ये बनेगा डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम लोगों ने डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, पर थीटा डॉट आपके पास यही है, कितना बनेगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, यही तो बनेगा, अदरवाइज ये तो थीटा डॉट से 0 दे देगा। अब यहाँ पर आइए माइनस, जब आप इसको करोगे तो उस समय ये 0 हो जाएगा क्योंकि डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो ये बचा, ये कितना है, ये आ जाएगा माइनस साइन, ये आ जाएगा एम जी एल कॉस थीटा का क्या बनेगा साइन थीटा। भाई कॉस थीटा को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन थीटा माइनस साइन के साथ तो प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से जो कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए एम एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, डेल थीटा डॉट है, एक बार फिर से आप क्या कर रहे हो, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा थीटा डबल डॉट, तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे ना, प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो एम एम एल एल क्या बचा आपके पास, थीटा डॉट को अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से देखो एम एल यहाँ से दोनों जगह से कैंसिल, तो एल बच रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, राइट। तो थीटा डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा, तो कौन सा, यहाँ थीटा डॉट है, राइट, साइन थीटा, तो थीटा डॉट जी बाई एल और प्लस में ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर हो रहा है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैग्रेंजियन फॉर द सिंपल पेंडुलम, देखो अब इतने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके पास है ना, आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखे हैं मतलब 2021 जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। द लैग्रेंजियन फॉर द सिंपल पेंडुलम, पर इसने क्या कर दिया, एज्यूमिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉब एज रेफरेंस लेवल फॉर 0 पोटेंशियल एनर्जी। ये जैसे हम लोग ऊपर ले रहे थे ना रेफरेंस के लिए, ये कह रहा नहीं ऊपर नहीं लेना, इसने फिक्स कर दिया, उसका आप क्या करें 0 पोटेंशियल एनर्जी को एज अ रेफरेंस ले लें, रेफरेंस मतलब उसको 0 माने आप। तो कई बार क्वेश्चंस खुद दे देता है रेफरेंस पॉइंट, तो आपको रेफरेंस पॉइंट वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट, तो इसका सस्पेंशन पॉइंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है तो हम लोग कर लेंगे वैसे ही जैसे दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जरा देखिए, आपने कहा कि लेट्स सपोज ये है आपके पास, राइट, और यहाँ पर क्योंकि ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है इसका, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है क्योंकि वो कहा हुआ है, क्वेश्चन में कह रखा कि इसको आप 0, ठीक है। अब आपके पास जो मान लो ये एक्सट्रीमम पॉइंट ये है आपके पास, ठीक है यहाँ पर आपने लिया कि ये थीटा है और ये आपके पास आर और इसका लेंथ हम एल ले लेते, ठीक है। तो अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको क्या लैग्रेंजियन फॉर द सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन चाहिए, तो लैग्रेंजियन हमें पहले काइनेटिक एनर्जी चाहिए क्योंकि लैग्रेंजियन टी माइनस बी बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू बनेगा हाफ एम। देखो जैसे ही पता लगा कि ये क्या है प्लेन पोलर है, तो क्या लिख लेंगे सबसे पहले, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ये होता है। और अगर आप देखो आर है आपके पास, एल ये फिक्स है, ये बदलेगा तो नहीं, तो अगर फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, तो आर डॉट आपके पास 0 होना है, तो क्या बन गया कहना हाफ एम आर डॉट 0 हो जाएगा, तो ये आर के जगह एल कर लो, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, हम अपनी तरफ से नहीं मांग सकते, यहाँ पर पोटेंशियल है, राइट। और अब अगर यहाँ 0 है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, अब भाई यहाँ पर आपका यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है, क्या आप बताइए कि क्लियर हो रहा है? तो हमें चाहिए mgh, हमें पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा
mgh, बस पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जीरो दे दिया गया था, राइट। अब पोटेंशियल ये जीरो है तो यहाँ से ऊपर की तरफ इतना डिस्टेंस हमको चाहिए, mgh। भाई ये टोटल l है, ये जो टोटल है, जब ये टोटल होगा तो ये l होगा यहाँ पर, समझना कि ऐसा रहा होगा ना ये। देखो जब हम लोग इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये जो टोटल लेंथ ये यहाँ पर आएगा, राइट। तो ये टोटल कितना होगा l, और जब ये यहाँ पर है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उस समय ये कितना होगा, ये हो जाएगा l cos थीटा। अरे क्लियर है, ये क्या हो जाएगा l cos थीटा। तो ये वाला है mgh, यही तो h है mgh, जब इक्विलिब्रियम पर था और जब अपना उस पर है, तो हमने mgh निकाल दिया। तो mgh कितना होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की वैल्यू अब देखो, mgh, h कितना है, टोटल है l, उसमें से इतना हटा दो, यही तो h है, l cos थीटा। कई लोगों ने ना रेफरेंस पॉइंट जब एग्जाम में बना था ना, तो कईयों ने यही, क्योंकि वो सिंपल पेंडुलम में पढ़ते हैं इन जनरल, जब कंडीशन गिवन होती है तो वही लेते हैं जो कंडीशन दे रखी हो, आप उसी को रेफरेंस लोगे, ठीक है। अगर वो इसको रेफरेंस कहते हैं तो फिर तब हम लोग यहाँ से उस हिसाब से लेते हैं। अभी इसको बोला गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहा गया, तो आप यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, mgl भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos थीटा हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो आपके पास क्या बन रहा है, तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m l स्क्वायर्ड थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ले लो mgl 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, mg माइनस ये है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अरे ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे कि रेफरेंस पॉइंट अगर गिवन होता है तो हम उसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फिर, और फिर से वही mgh जितना होगा वो ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमें अगर प्लेन पोलर दे रखा तो उससे लिख लेते हैं, उस समय देखते हैं। कई बार यहाँ पे मान लो अगर जैसे सिंपल पेंडुलम है, जरा ध्यान से समझना, लेट सपोज अगर सिंपल पेंडुलम होता और सिंपल पेंडुलम आपके पास ही है लेट सपोज, और यहाँ पर वो क्या लगा देता, एक स्प्रिंग लगा देता इन केस, ठीक है ना, मान लो इसमें स्प्रिंग लगा देता, ये थीटा है और ये आर है, तो आपको पता है कि फिर जब हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हाफ m कर देते हैं ना, यहाँ पर आर डॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस समय फिर r इज इक्वल टू एल फिक्स नहीं है, r वेरिएबल है, तो आर डॉट जीरो नहीं होता, ये तभी फिक्स होगा जब आपके पास जैसे इस केस में है कि पेंडुलम है और ये कोई स्ट्रिंग है लेट सपोज, अगर स्ट्रिंग है तो ठीक है, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के केस में फिर आर डॉट जीरो नहीं होता। समझ में आ रही है बात, इसलिए मैं बार बार पहले वो लिख रहा हूँ जो जनरल है, फिर उसके हिसाब से जो दे रखा है उसको बदल लो बस। समझ समझ में आया, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन पूछा गया है, ये भी आपके लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया पहले कि जो अभी 14 से जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लास्ट टाइम आए हुए हैं, राइट। हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होता है, क्यू आई डॉट डेल एच ओवर डेल पी आई एंड पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू आई, राइट। तो जो भी मैच करता है ये हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, हैमिल्टन्स इक्वेशन, इसको बोलते हैं हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। तो क्यू आई डॉट डेल एच ओवर डेल पी आई एंड पी आई डॉट में माइनस होना चाहिए, तो क्यू आई डॉट डेल एच एंड दस पी होगा क्यू आई डॉट डेल एच ओवर डेल पी आई एंड पी आई डॉट माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू आई। क्लियर हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ, देखो लैग्रेंजियन इतने बार हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो लैग्रेंजियन किसका फंक्शन है, अब हैमिल्टोनियन भी पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम पूछा गया। तो लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ, तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, आप लिखते हो हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे, माइनस यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो किसका होगा, फंक्शन ऑफ, जैसे mgx लिख रहे हो तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू आई, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, क्योंकि आपने क्या, जैसे मान लो पोटेंशियल आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो v क्या लिखते हो, हाफ m
हाफ के एक्स, तो एक्स मतलब पोजीशन का ही तो होगा, तो ये तो क्यू आई का होगा। अब यहाँ पर लिखते हो आप हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये क्यू आई डॉट का होगा, क्यू आई डॉट का होगा। तो किस किस का फंक्शन है, और टाइम का फंक्शन, मतलब हम लोग टाइम का फंक्शन भी देते हैं, तो क्या बनेगा कि जो लेग्रेंजियन है, लेग्रेंजियन इज फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट टी। यहाँ पर ले रखा क्यू आई, क्यू आई पी आई डॉट नहीं होगा, क्यू आई ये होगा क्यू आई क्यू के डॉट, मतलब उन्होंने ऐसे अपने आई के जगह उन्होंने के ले रखा, तो क्यू के एंड क्यू के डॉट, राइट ऐसे। टाइम भी इसमें नहीं लिया गया, अगर टाइम भी लिया जा रहा है तो टाइम का फंक्शन भी होगा, राइट। तो ये है आपके पास, तो इसका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। A particle of rest mass m naught move with the speed c by root 2, its kinetic energy is। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिविटी का ही कॉन्सेप्ट है और यूज भी कर रखा है, बहुत से एग्जाम में यूज होता भी है। मैं इसको थोड़ा सा उस वे में भी बताता हूँ जो फॉर्मूले भी पूछे गए हैं। जैसे ई है, राइट, तो ई क्या बनेगा आपके पास, लेट्स सपोज दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी, तो दिस इज एम नॉट सी, ओके। ये हम लोग एनर्जी के टर्म में ले रहे हैं। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वो लें, जैसे ई को ले लें एम सी स्क्वायर, भाई जो ई होगी रिलेटिविटी में देखा तो क्या लिखेंगे एम सी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख लें काइनेटिक एनर्जी प्लस ये रेस्ट मास है एम नॉट सी स्क्वायर। तो अगर इसको लिखें तो एम आपने देखा होगा कि जो क्या ये डायनामिक मास है, राइट, दिस इज अ डायनामिक मास, ठीक है ना। और रेस्ट मास क्या, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज द वेरिएशन ऑफ मास, मतलब मास इन्वेरिएंट नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा होगा, तो एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्लियर। तो अगर इसको ऐसे लिख लें तो ये गामा एम नॉट बन जाए, है ना, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द गामा, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। ये आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस करते हैं जब आपके लैग्रेंज जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ताकि इससे मैच कर जाएं पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर से, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है फैक्टर वहाँ पे। तो गामा, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको एम को मैं लिख दूँ गामा एम नॉट सी स्क्वायर चलेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम स्क्वायर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को आप देखोगे तो क्या बन गया, आप इसको इधर लाइए तो बनता है गामा -1 एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो, आप क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, एनर्जी लिख लेते, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकल जाता है, राइट। लेकिन इस रिलेशन से भी देखिए, क्योंकि रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने वहाँ से पहले उसको डिराइव किया, अब क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। अब जो v है वो आपको गिवन है, अब v जो है वो आपको गिवन है, क्या है जरा देखिए कि पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूव विद स्पीड c बाई रूट 2, तो मतलब जो स्पीड है वो दे रखा है c बाई रूट 2, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी गामा की वैल्यू वो बनेगा 1 माइनस, गामा अलग से निकाल लो पहले, तो गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। तो 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी है c बाई रूट 2, तो 1/2, तो ये बनेगा 1/2, और रूट के अंदर फाइनली गामा जो है वो रूट 2 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो गामा की वैल्यू रख लें, तो काइनेटिक एनर्जी विल भी, वैसे भी इसको थोड़ा सा याद रखें, राइट, कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट। एक्सप्रेशन थोड़ा याद रखें, गामा -1, आप ड्राइव भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज √2 - 1 और एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। √2 अगर आप लोग देखोगे तो 1.41 - 1 एम नॉट सी स्क्वायर, तो आपको मिलने वाला है 0.41 एम नॉट सी, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें ये बूस्टर की तरह काम करेंगे, और सभी कॉन्सेप्ट जो है आपके को ये क्लियर करेगा, और ताकि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत बेहतर करो। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट कुछ हायर के वीडियो, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।